ठीक, ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये क्लास सभी के लिए है। जो डेमो के लिए आए हैं वो आज डेमो ओपीए का करते हैं हम लोग, है ना। ओपीए का कल हम लोग समझ लिए थे कि क्या इसका सिलेबस है। तो उस सिलेबस में आपका एक जो टॉपिक है ये भी है मोटिवेशन, ना। एक टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है ये। और देखिएगा तो इंटरेस्टिंग भी है और इससे क्वेश्चन भी आए हैं। इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। मोटिवेशन है, क्या है मोटिवेशन। एक्चुअल में क्या है कि बिना मोटिवेशन के तो हम लोग कुछ करते ही नहीं, है ना। हम लोग बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप देखिएगा तो बिना मोटिवेशन के हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। कोई ना कोई काम जो हम लोग करते हैं उसके पीछे एक मोटिव होता है हमारा। बिना मोटिव के हम लोग कुछ नहीं करते हैं। हम हम लोग अभी सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, है ना। एक मोटिव है ना। एक मोटिव है ना। आप इतना समय दे के आए हैं, एक मोटिव है आपका कि कुछ ना कुछ, है ना, अचीव करना है। तो वो चीज आपको मोटिवेट कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, है ना। और मुझे 1 घंटे सुनने के लिए वो आपको मोटिवेट कर रहा है। अगर वो मोटिवेशन ना रहता तो आप क्यों मुझे 1 घंटे सुनते, है ना। एकदम नहीं सुनते। कोई गाना तो यहाँ म्यूजिकल प्रोग्राम तो है नहीं, है ना। तो आप एकदम नहीं सुनते, लेकिन फिर भी आप सुनेंगे। और कई टॉपिक इसमें ऐसे हैं ओपीए में जो काफी बोरिंग भी हैं, है ना। मोटिवेशन तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बड़ा बहुत ही बोरिंग है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना भी पड़ेगा उसे। और आप उसे देखेंगे भी क्योंकि एक मोटिवेशन है उसके पीछे, कोई ना कोई चीज आपको जो मोटिवेट कर रहा है। आप रोज फैक्ट्री जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, एक मोटिवेशन है उसके पीछे। बिना मोटिवेशन के आप फैक्ट्री नहीं जाते हैं और ना ही ऑफिस जाते हैं, तो कोई ना कुछ मोटिवेशन आपका रहता है ना। तो लेकिन एक, आप फैक्ट्री में जाते हैं और ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं एक, है ना। काम कर रहे हैं एक मोनोटोनस तरीके से, मतलब एक ही तरीके से रोज काम कर रहे हैं, किया जा रहा है। आपको जितना सा काम दिया जा रहा है आप उतना ही काम कर रहे हैं, है ना। आपको, है ना, एक दिन दिया गया कि 2 नोटिंग आपको ड्राफ्ट करने हैं तो आपने 2 ही नोटिंग ड्राफ्ट किया। इसमें डिक्टेशन आपको दे दिया गया कि ये लिखना है, अपना इतना लिखना है। लेकिन कुछ ऐसा चीज आए आपके अंदर में मोटिवेशन कि आप इसको अच्छे से तो लिखें, 2 की जगह 3 भी नोटिंग बनाएं, लेकिन उसको आप अपने मन से अच्छे से ड्राफ्ट करें, सिर्फ डिक्टेशन के भरोसे ना रहें, है ना। तो इसके लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होता है। एम्प्लॉय को कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करना होता है उसे, ताकि उसके अंदर का मोटिवेशन आता जगता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग सब अपने अपने लाइफ में देखे होंगे। सपोज कीजिए हम लोग कहीं काम करते हैं, है ना, काम करते ही हैं। तो हमारा जो सीनियर होता है वो आके हमें दो तरह के सीनियर होते हैं, 2 4 बातें आके सुना भी जाता है, 2 4 बातें आके, अच्छी बातें आके भी बोल देता है। कुछ लोग मोटिवेट भी आपको करके चला जाता है। सपोज कीजिए आपका जेडब्ल्यू में आया कोई आया तो बोला, अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, थोड़ा सा ये भी कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, है ना। कीप इट वेल डूइंग। ये सब वर्ड अगर बोल देता है तो आपके लिए एक मोटिवेशन का जरिया बन जाता है। और आप उसी काम को अच्छे से करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसको काम को थोड़ा सा मन लगा के आप अच्छे से करने लगते हैं काम में डाउन, है ना। तो ये सब मोटिवेशन का क्या है, तरीका है। और मोटिवेट जब आपको बोला गया, इस तरह से वर्ड बोले गए, आप मोटिवेट हो गए, आपने अच्छे से काम किया, तो एक्चुअल में अल्टीमेटली
जो है किसको बेनिफिट हुआ, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ, है ना। अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ, और आपका ऑर्गेनाइजेशन उसका जो भी गोल है, गोल मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है। जैसे मैं जिस फैक्ट्री में हूँ, वो व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स बनाते हैं, तो हमारी फैक्ट्री का जो गोल है कि व्हीकल्स बनाना मैक्सिमम, है ना, विथ मैक्सिमम क्वालिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी विथ मैक्सिमम क्वालिटी के साथ बनाना। तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग, है ना। तो मोटिवेट करना किसी न किसी तरीके से। तो ये तो हो गया वहां, लेकिन इवेंट की अगर शुरू से देखा जाए तो हर चीज एक मोटिवेशन है। बिना मोटिवेशन के आप कुछ नहीं करते हैं, है ना। अगर कोई ना कुछ मोटिव ना हो, है ना, तो आप जॉब भी नहीं करेंगे, है ना। अगर मोटिवेशन ना हो तो आप, जो मोटिव नहीं हो उसके पीछे, तो आप जॉब नहीं करेंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसको देखते हैं। मोटिवेशन को मोटिव से ड्राइव किया गया है ना। मोटिव वर्ड है, इसी से ड्राइव किया गया है मोटिवेशन। तो मोटिव का एक्चुअल में क्या मीनिंग है? आइडिया, कुछ भी आइडिया, नीड, आपकी जरूरत, इमोशंस समझते हैं आपको, है ना? तो मोटिव का मीनिंग ये होता है आइडिया, नीड, इमोशंस। तो मोटिव, मोटिव से मोटिवेशन बना। आपके मोटिवेशन के पीछे कुछ ना कुछ क्या है, आपके काम के पीछे मोटिवेशन है। और मोटिवेशन कहाँ से बना? आपके नीड से बना, आपके आइडिया से बना, आपके इमोशन से जुड़ा है। प्रेजेंट वर्ल्ड के कॉम्पिटिटिव बिजनेस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाईली मोटिवेटेड वर्कफोर्स एक वाइटल नीड है। आजकल जो है बड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना। कंपटीशन इस अर्थ में है कि आपके फैक्ट्री को भी अब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरना पड़ गया है। आप जानते होंगे कि आपके फैक्ट्री को भी कुछ भी अपना जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट को बेचने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा टेंडर में, है ना, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो उस पार्टिसिपेशन जब करेंगे तो क्या है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो गया। आपको जो फर्म है, प्राइवेट फर्म है, उसके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। अब आपका वो फैक्ट्री का वो जमाना चला गया कि 8 घंटे काम करते, 8 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे काम करते थे, बाकी काम नहीं करते थे। उतना में अपना अपना वर्क समझ लिए, सिर्फ इतना काम करना है मुझे, इतना ही करके चले आए। अब इतना नहीं, इतना करना पड़ेगा, वो भी मोटिवेशन के साथ करना पड़ेगा आपको। तभी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप रह पाएंगे, आपकी फैक्ट्री रह पाएगी। तो सबको एक दूसरे से आगे निकलना है, सब फैक्ट्री को एक दूसरे से निकलना है, सिर्फ फैक्ट्री नहीं, अगर प्राइवेट फैक्ट्रियों का अर्थ नहीं समझे, सब फैक्ट्री को एक दूसरे से आगे निकलना है। तो मोटिवेटेड वर्कर चाहिए, जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, मोटिवेशन से काम करे। उसको नहीं कि डंडे मारकर काम करवाया जाए, हमेशा डांट करके काम करवाया जाए, नहीं, वो खुद से काम करे। अतः मैनेजर, किसी भी मैनेजर के लिए सबसे ज्यादा स्किल क्या है? हाउ टू मोटिवेट अदर्स। अदर्स पीपल को मोटिवेट करना एक आर्ट है। इसके लिए पहले ये सीखना होता है कि हाउ टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर। आप जानते हैं कि ये जो चार्जमैन का पोस्ट है ना, एक रियल मायने में देखा जाए तो अगर पूरी फैक्ट्री को आप एक टीम की तरह ले, तो ये चार्जमैन कोच होता है ना? ये असली कोच होता है। और जानते हैं, टीम जब परफॉर्म करती है अच्छा, है ना, और जब बुरा परफॉर्म करती है, तो दोनों कंडीशन में अल्टीमेटली किसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है? कोच को। ये अलग बात है कि जब टीम अच्छा खेलती है तो हम लोग कोच को भूल जाते हैं, लेकिन क्रिटिक्स नहीं भूलते हैं। जो अच्छे क्रिकेट समझते हैं या कोई भी गेम अच्छा समझते हैं, वो कोच को नहीं भूलते कभी। ऐसा नहीं कि एक प्लेयर को लेकर चलते हैं, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस में कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। कि कोच आपको सिखाता है, कोच ही तो आपको सिखाता है। चार्जमैन ही सिखा सकता है नीचे वाले को,
तो एडमिन के अंडर में जो भी वर्क कर रहे हैं वो नीचे वाले को सिखा सकता है। ठीक है, वो नीचे वाले को सिखाता है, कोच करता है उसे, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अब जैसे किसी का बिहेवियर है कि चलो आज इतना ही काम कर लिए, इतना नहीं करेंगे, तो उसको मोटिवेट करना, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस इस तरह से करना ताकि वो अच्छा काम करे। इसका काम है, कोच का काम है। तो जो मैनेजर होता है उसका काम क्या है, उसे पहले खुद से सीखना पड़ता है कि हाउ टू मोटिवेट अदर्स, कि अदर लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, उसे पहले खुद से सीखना पड़ेगा। है ना, और ये कला है, आर्ट है। हम्म, कला है, आर्ट है। और इसके लिए पहले सीखना पड़ेगा कि आप अदर लोगों के कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। है ना, हाउ टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर, आप दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं। हाउ टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे वो समझिए कि कैसे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का क्या मतलब होता है। हाँ, सपोज कीजिए हमारा बिहेवियर क्या है, फैक्ट्री में जाके मोनोटोनस वर्क करते रहना, एक ही तरह का काम करते रहना बार बार। है ना, और मुझे जितना मैंने टारगेट बना लिया कि इतना काम करना है, बस इतना ही काम करना, उसके बाद मैं बैठा रहता हूँ। ये हमारा बिहेवियर हो गया, ये हमारा बिहेवियर हो गया है। लेकिन हमारे बिहेवियर को हमारा जेडब्ल्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो अगर हमें मोटिवेट करे तो उस दिन हम दो नहीं तीन नोटिंग ड्राफ्ट करेंगे, उससे अधिक काम करेंगे। वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बिहेवियर को प्रभावित कर रहा है ना। लेकिन किससे, वो मोटिवेट करके हमें, तो उसके मोटिवेशन से हमारा जो है, हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसे कहते हैं हाउ टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करना। तो मैनेजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि उसमें स्किल होना चाहिए, हाउ टू मोटिवेट अदर्स। ये सारे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है ना, यूं ही नहीं लिखे गए हैं, ये सब क्वेश्चन हैं कि आगे क्वेश्चन देखेंगे तब समझेंगे। हाउ टू मोटिवेट अदर्स, पहला उसका स्किल ये होना चाहिए। देन इस स्किल को सीखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर, कैसे किसी के इंडिविजुअल को इन- उसके बिहेवियर का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तभी आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं। मैनेजर द्वारा केवल वेल कन्विंस इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर जारी करने से यह नहीं समझा जा सकता है कि इसे सबऑर्डिनेट द्वारा फॉलो किया ही जाएगा। ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाने के लिए मैनेजर द्वारा सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेट को मोटिवेट किया जाना चाहिए, और इसके लिए मोटिवेशन के अलग अलग टेक्निक अडॉप्ट किया जाता है। देखिए, एक फैक्ट्री में इंस्ट्रक्शन देना, जिस सर्कुलर देखते हैं आप, फैक्ट्री ऑर्डर देखते हैं, एक्चुअल में क्या है, वो एक तरह का ऑर्डर है ना, एक तरह का क्या है, ऑर्डर है, दिया जाता है। तो आप एक अच्छा ऑर्डर जारी कर दें और समझ लें कि हमारा काम हो गया, मैनेजर अगर ये समझ ले कि हमने एक अच्छा ऑर्डर, एक सर्कुलर जारी कर दिया और हमारा काम हो गया, तो ये गलत है, ये सही नहीं है ना। ये आप इससे नहीं समझ सकते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट अब इसको फॉलो करेगा। आपको लगता है कि फैक्ट्री में सर्कुलर इशू कर दिया जाता है तो सभी उसको फॉलो करने लगते हैं? जनरली ऐसा नहीं है कि सभी उसे फॉलो करने ही लगते हैं, है ना, फॉलो नहीं भी करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। है ना, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। आप आप अपने सबऑर्डिनेट को, जिसके लिए ये आपने ऑर्डर इश्यू किया है, तो उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। और अलग अलग टेक्निक से आप मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आप उस ऑर्डर को फॉलो करवाएं। सिर्फ ऑर्डर जारी करने से नहीं होगा, आपको मोटिवेट भी करना होगा उस ऑर्डर को कंप्लायंस करने के लिए। सपोज कीजिए कि, है ना, हमारे फैक्ट्री में एक अभी ऑर्डर हुआ कि जो भी जेडब्ल्यूएम्स हैं वो 8:45 में इन करेंगे। है ना, मैक्सिमम 8:45 में फैक्ट्री में आपको इन करना पड़ेगा। क्या सारे इन कर रहे हैं क्या? कुछ दिन किए, फिर सेम रिजल्ट, है ना, 9:30,
9:45 तक में सभी आते हैं, क्योंकि उसका कुछ एग्जैक्ट रूल नहीं है। यहाँ आपको मोटिवेशन ही काम करेगा। आप उसके डंडे मार के जो है ना 8:45 में नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ रीजन है, बहुत सारे रीजन है। इसका ड्यूटी जो आवर है वो 24 आवर्स का होता है। कभी भी जेडब्ल्यू को बुलाया जा सकता है, वो मना नहीं कर सकता है। तो आप 24 आवर्स अगर जिसका ड्यूटी है, तो आप उसे ये नहीं कह सकते हैं कि आप 8:45 में आएंगे। वो तो कहेगा हम 8:45 के पहले भी ऑन ड्यूटी है, आप क्यों मुझे बुला रहे हैं 8:45 में? मैं 8:45 के पहले भी ऑन ड्यूटी ही हूँ। तो ये बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। तो यहाँ पर क्या काम चलेगा? मोटिवेशन। आप उनका मीटिंग बुलाइए, उनसे उनको मोटिवेट कीजिए कि देखिए आप पे ही फैक्ट्री डिपेंड करता है। आप अगर आप आएंगे, देन आपका नीचे सबऑर्डिनेट आएगा। सबऑर्डिनेट आएगा जल्दी तो वो अच्छा काम करेगा। आप जल्दी जल्दी आएंगे, वो जितना उतना जल्दी काम वो स्टार्ट करेगा अपना। तो ये सारे फैक्ट्री के लिए हैं। फैक्ट्री है तो अल्टीमेटली आप हैं, आप अल्टीमेटली तो हम हैं, है ना? इस तरह से अगर आप उसे मोटिवेट करें तो हो सकता है कि वो लगातार 8:45 में आने लगे। तो आप सिर्फ ऑर्डर इश्यू कर देने से ऐसा नहीं समझिए कि काम आपका हो जाएगा, आपका सब ऑर्डिनेट सारा बात मानेगा। नहीं मान सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस ऑर्डर को कंप्लायंस करने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा? मोटिवेशन का रिजल्ट क्या होगा? सब ऑर्डिनेट को प्रॉपरली मोटिवेट करने पर कुछ इस तरह के परिणाम हो सकते हैं। क्या? वर्कर्स द्वारा वॉलेंटरली ही मैनेजमेंट के साथ ऑपरेशन किया जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अगर आप किसी को मोटिवेट कर लेते हैं, अपने सब ऑर्डिनेट को मोटिवेट कर लेते हैं ये काम करने के लिए, तो वो स्वतः वो खुद से काम करने लगेगा। आपको मैंने कल भी बताया था कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो अवार्ड दिया जाता है, ये सब क्या है? ये मोटिवेशन का एक तरीका है, सिर्फ मोटिवेशन है ना? किसी को अगर कोई अवार्ड दे दीजिए तो वो मोटिवेट हो जाता है। एक तो पहला आपने उसके काम को रिकॉग्नाइज किया है। अवार्ड किसे दिया जाता है? जो काम करता है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन उसी काम में से जो जिसने अच्छा अपना एफर्ट लगा के काम किया, दैट मीन उसको अवार्ड दिया गया। तो उस अवार्ड उस आदमी के काम को आपने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया, पहचाना उसके काम को। तो वो और मोटिवेट होगा कि मेरे काम को मैनेजमेंट पहचान रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो वो मोटिवेट होगा। उस मोटिवेशन से क्या हुआ? और वो काम अच्छा करेगा। तो जब वो काम और अच्छा करेगा, मतलब मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करेगा वो, तो और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अपना सहयोग देगा वो, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। मैंने बताया ना, मेरे फैक्ट्री का काम ये है तो उसका है ना प्रोडक्शन करना है गोल है। तो आपकी फैक्ट्री में अगर 10 बनता है तो आपका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन करना ही आपका गोल है, उसको अचीव करने में हेल्प होगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा होगा। अगर सब अपना बेस्ट एफर्ट देके काम करने लगेंगे, मोटिवेट होके काम करेंगे, तो सब एक दूसरे को हेल्प करेंगे। इससे ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा होगा। आखिर एम्प्लॉय तो ह्यूमन ही है ना। सब एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन होगा तो उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा। जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो वो सबूत दीजिए, फैक्ट्री में बहुत सारे ग्रुप होते हैं काम करने के लिए। कोई ग्रुप बहुत अच्छा काम करता है, कोई ग्रुप देखिए बहुत अच्छा काम नहीं करता है। रीजन क्या होता है? उस ग्रुप में अगर चार आई एक चार्जमैन है, तो देखिएगा उन सब में कभी कभी होता है बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। अगर आपका चार्जमैन जेडुलम अच्छा हो, है ना, वो अगर मैनेजमेंट पढ़ा है ना, मैनेजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। चार्जमैन को, जेडुलम को, खास करके चार्जमैन जेडुलम को, अगर वो मैनेजमेंट पढ़ा है तो वो जानता है कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, है ना। कैसे बहुत सारे जो आप देखेंगे चार्जमैन में कुछ अपने आप को बहुत बड़े समझने लगते हैं, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो अगर वो रिलेशनशिप अपने सबऑर्डिनेट के साथ अच्छा रखता है तो वो टीम भी ज्यादा काम करता है, ज्यादा एफर्ट से काम करेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा तो वो टीम काम नहीं करेगा, दैट मीन ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा। कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांस की संख्या घटेगी। अरे भाई, सब जब सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करेगा, सब एक दूसरे का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, तो कंप्लेंट्स कहाँ से आएंगे? कंप्लेंट कम आएंगे, है ना। और उनकी दिक्कत परेशानियां ये सब क्या होंगी? उनकी समस्याएं घटेगी, ग्रीवांस घटेगा। प्रोडक्शन में क्वालिटी एंड क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट होगा। ये इंक्रीजमेंट है, सेशन में इंक्रीजमेंट है।
इंक्रीजमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी प्रोडक्शन में, क्या उसके क्वालिटी में भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगा, जब सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करेगा। अब देखते हैं कि ऐसे फैक्टर, तो इस तरह के कुछ परिणाम आ सकते थे, ठीक है, जब अगर मोटिवेशन, आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो इसका परिणाम ऐसा आ सकता है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि ये इनमें से कौन से जो है कि मोटिवेशन के रिजल्ट्स हो सकते हैं। ऐसे फैक्ट्स जो मोटिव को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके लिए कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है। ये पहला जान लीजिए, इन सब चीजों के लिए कोई थ्योरी, मतलब कोई फिक्स थ्योरी नहीं है, यूनिवर्सल थ्योरी कोई स्टैंडर्ड एकदम फिक्स थ्योरी नहीं है। सब जो स्कॉलर आए, इन बहुत सारे स्कॉलर ने, बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत दिया, जो इस पे रिसर्च करते हैं, इन सभी बातों पर, मैनेजमेंट पे जो रिसर्च करते हैं उन्होंने बताया। सबने बुक लिखा अपना रिसर्च बताया। तो सबके अलग 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 थियरी है, सबके जो है ना अलग अलग थियरी है सारे स्कॉलर के। लेकिन कोई ऐसा कोई यूनिवर्सल थियरी नहीं है कि आप इसे अडॉप्ट करेंगे तो मोटिवेशन आ जाएगा, है ना। मतलब इस तरह का कोई फिक्स फार्मूला नहीं, 2+2=4 होगा ही होगा, ये 5 कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। फिक्स कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है। लेकिन फिर भी जितने भी बहुत सारे स्कॉलर हैं जो मैनेजमेंट पे रिसर्च करते हैं, उन्होंने बहुत सारे थ्योरी दिया है ना। तो उन थ्योरी को हम लोग मैनेजमेंट में फॉलो भी करते हैं, है ना। जनरली अलग अलग समय पर अलग अलग प्लेस पर मोटिव भी अलग अलग होते हैं। आपके डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है ना, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, और आप किस तरह से उसे काम करवाना चाहते हैं। तो इन सब पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से मोटिवेशन किया जाए। बहुत से ऑथर हैं जो स्कॉलर हैं, ऑथर हैं, है ना, जो मैकग्रेर, मैस्लो, हर्वर्ड, ब्रूम, इनके अनुसार मोटिवेशन को डिफाइन करना डिफिकल्ट है। इन सब का अगर जिस्ट निकाला जाए, ये सारे ऑथर हैं, है ना, इन सब की बातों का अगर सिर्फ एग्जिस्ट में कहा जाए तो इन्होंने कहा है कि मोटिवेशन को एकदम डिफाइन करना डिफिकल्ट है। अगर डेफिनेशन कहा जाए तो डिफिकल्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लोस नीड हायरार्की मॉडल। मैस्लो जो स्कॉलर थे, है ना, मैनेजमेंट पर रिसर्च करते थे, उन्होंने एक मॉडल दिया, मोटिवेशन को लेकर एक मॉडल दिया। पीपुल्स के नीड के बेस पर मैस्लो ने मोटिवेशन के लिए हायरार्की मॉडल दिया था। इस मॉडल के अनुसार पीपल इन 4 नीड्स के कारण मोटिवेट होते हैं, और ये नीड्स प्रायोरिटी बेस्ड होता है। मैस्लो ने एक मॉडल दिया, उन्होंने जब मैनेजमेंट पे रिसर्च किया तो अपने रिसर्च पेपर में एक मॉडल दिया, और वो हायरार्की मॉडल था। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यही बनता है कि मैस्लो ने किस तरह का मॉडल दिया था, तो हायरार्की मॉडल दिया था। हायरार्की समझते हैं ना, हायरार्की मतलब नीचे से ऊपर का जो एक चैनल बनता है, जैसे नीचे हाइज है, देन सीएम है, देन जेडब्ल्यूएम है, देन एडब्ल्यूएम है, दैट इज हायरार्की। तो उन्होंने एक मॉडल दिया, हायरार्की मॉडल दिया हुआ, 4 नीड्स उन्होंने बताए, है ना, 4 स्टेप का मॉडल दिया। और ये नीड्स प्रायोरिटी बेस्ड पर है कि कैसा नीड्स कौन सा प्रायोरिटी है। तो उनका फर्स्ट जो मॉडल में जो फर्स्ट बेस आता है, वो फिजियोलॉजिकल नीड आता है, शारीरिक आवश्यकता। ऐसे नीड मोटिवेशन की स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ऐसे नीड्स ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथ, स्लीप। इसका मीनिंग अगर नहीं समझते हैं कि देखिए, कहते हैं ना कि पहले आप जनरल एक अर्थ में समझते हैं हम लोग कि पहले क्या है ना, जब कभी भूख लगती है, हम सबको लगती है, जब कभी ज्यादा भूख लगता है तो हम लोग क्या चाहते हैं, कुछ ना कुछ तुरंत फूड मिले हैं, फूड मिले, जल्दी से जल्दी कोई ना कुछ ना भोजन कर लें हम लोग, ना फूड मिल जाए। तो कुछ भी मिलता है, उसमें उसका हम लोग ज्यादातर टेस्ट, है ना, टेस्ट पर नहीं जलते हैं कि टेस्टी बना है कि क्या बना है, हम लोग खाते हैं ताकि हमारा भूख जो है, हमारा हंगर जो है, मैं दिलवाए। गो कर रहा हूँ।
हंगर जो है सेटिस्फाई हो, खत्म हो, है ना। तो जैसे ही हंगर खत्म होता है, ये एक ह्यूमन नेचर है, तब आप आते हैं टेस्ट पर आने लगते हैं। सबसे पहले तो आप जहाँ खा रहे हैं, पहले सपोज कीजिए अगर डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं तो आप इसी तरह बैठ के जल्दी जल्दी खा लेते हैं। देन फिर तब आपको जब थोड़ा सा आपका जो हंगर है वो सेटिस्फाई होने लगता है, भूख मिटने लगती है, तब आप कहते हैं थोड़ा बैठने के लिए अच्छे से जगह चाहिए, है ना, अच्छा चेयर चाहिए था, मैं यहाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ बैठना था। दैट मीन फिर आप टेस्ट पे जाने लगेंगे, है ना, फिर टेस्ट फूड का अच्छा नहीं लग रहा है ना। देन फिर जानेंगे आज खाने में ये होना चाहिए था। कब? जब आपका एक नीड पूरा हुआ, देन आप दूसरे नीड पर ध्यान दीजिए। आपका पहला नीड था फूड, एनी हाउ हमें फूड मिले, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा है। तो आप जैसे ही फूड की नीड आपका खत्म हो गया, आप चले आए अपने इस पे, है ना, सुविधाओं पर, कि अरे थोड़ा सा ये वाला चेयर मिलता, देन फिर टेस्टी। तो एक नीड खत्म हुआ दूसरे नीड पे, फिर दूसरा नीड खत्म हुआ तो तीसरे नीड पे आते हैं। तो सबसे हमारा बेसिक जो नीड्स है, जिससे कि सर्वाइवल है, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में, आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। वो फूड है, वाटर है, शेल्टर है, क्लॉथ्स है, स्लीप है। अगर ये ना मिले तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। और इसी के लिए पहला मोटिवेशन आपका यही है, इसी के लिए आप काम करते हैं, है ना। सपोज कीजिए एक आदमी के पास ना फूड है, ना वाटर है, ना शेल्टर है, ना क्लॉथ है, ना स्लीप है, सोने का टाइम भी नहीं है, सोने का जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेगा? वो किसी न किसी तरीके से काम करना चाहेगा ताकि अर्न हो, मनी आए। तो वो पहले भोजन करे, है ना, वाटर मिले उसे, रहने के लिए छत मिले, सेंटर मिले, क्लॉथ्स मिले, सीट मिले, नींद मिले। तो पहला उसका क्या नीड्स होता है किसी भी आदमी का? फिजियोलॉजिकल नीड है, शारीरिक आवश्यकता। देन है सेफ्टी नीड्स, पर्सनल सिक्योरिटी, है ना, व्यक्तिगत सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, है ना। अब पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन इतने पैसे होने चाहिए कि आज खा तो लिए, ठीक है, देन कल की हमें चिंता ना हो, कल भी हमें फूड मिलेगी पैसे से। और पैसे का सिक्योरिटी पे ध्यान देने लगे। जॉब सिक्योरिटी, आज तो जॉब है, ठीक है, लेकिन सिक्योर रहना चाहिए हमारा जॉब। पहले हम लोग जब गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक जॉब मिले, किसी भी तरीके से मिल जाता है जॉब। देन आप सोचते हैं अच्छा ये जॉब मिल गया, अब सोचते हैं कि अब ऊपर चढ़ेंगे, मतलब हायरार्की में ऊपर आए, है ना। पहला आप जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, देन फिर हायरार्की में ऊपर चढ़ना चाहते हैं। इस तरह से आपका नीड बढ़ते जाता है ना। अब सेंस ऑफ फियर, किसी तरह का डर ना हो, है ना। जब ये सभी चीज पूरा हो गया, आपका फूड वाटर शेल्टर ये सब मिल गया, तब आप सोचते हैं कि थोड़ा पर्सनल सिक्योरिटी हो जाए, इकोनॉमी भी अच्छा हो जाए हमारा, जॉब सिक्योर रहे हमारा। प्राइवेट अगर जॉब करते हैं तो आज तो जॉब मिल गया, आज तो खाना मिल गया, देन हमारा सिक्योर जॉब रहे, है ना, किसी चीज की कमी ना हो, कोई हमें डर ना हो, है ना। तो सेफ्टी नीड्स आने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जब ये नीड्स आपको पूरा हो जाता है, तो सोशल नीड्स आता है आपका, अदर पीपुल में इंटरेक्शन होना। अब आप समझते हैं कि थोड़ा ना मेरा लोगों से जान पहचान हो, है ना? ऐसा आप नहीं चाहते कि एक कोने में हम काम करते रहें, मुझे पहचाने लोग, ये भी चाहते हैं कि मुझे पहचाने, लोगों से इंटरेक्शन हो हमारा, फ्रेंड्स बने। कब? जब वो दो चीजें आपकी पूरी हो जाती है। पहला तो आप ध्यान है कि कैसे हमें भोजन मिले, देन उसके बाद आप पर्सनल सिक्योरिटी चाहते हैं, कैसे सुरक्षा मिले, कैसे हमें थोड़ा सा इकोनॉमी रहे, हमारा जॉब रहे। उसके बाद जब ये सब फुलफिल हो गया, तो आप चाहते हैं कि अच्छे थोड़ा इंटरेक्शन हो लोगों से, है ना, थोड़े हमारे फ्रेंड्स बने, है ना, सोसाइटी में हमारा भी थोड़ा ट्रस्ट हो भाई, विश्वास हम पे करे, एक्सेप्टेंस हो हमारा सोसाइटी में, लोग हमें स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस समझते हैं ना, आपकी बातों को स्वीकार करना। समाज, अगर आप अच्छे हैं तभी आपकी बातों को स्वीकार करता है। लेकिन ऐसे देखते हैं ना, अरे वो तो कुछ भी बोलता है, इस तरह हम लोग करते हैं ना। हाँ, वो तो अनर्गल बोलता है, कुछ भी बोलता है, मतलब उसकी बातों को हम लोग एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, उसकी बातों को एक्सेप्टेंस आप चाहते हैं। ये सब नीड जब पूरा हो गया, देन फोर्थ नीड है आपका सम्मान। आपको सम्मान चाहिए, ऑनर चाहिए, लोग आपको आदर करे, सम्मान करे, अप्रिसिएशन दे, है ना। ये आप चाहने लगते हैं जब आपका लोगों से इंटरेक्शन होने लगता है, फ्रेंड्स भी बन गए, तो आप फ्रेंड्स में चाहते हैं कि अरे चार मेरे फ्रेंड्स हैं तो ये तीन हमें सम्मान दे, है ना। सब ह्यूमन नेचर है भाई, सब में होता है।
ये आने लगता है। देन फाइव है, जब ये सब पूरा हो गया आपका, तो आप पांचवें में क्या चाहते हैं, है ना? इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, हमारा विकास हो, व्यक्तिगत विकास हो, इंडिविजुअल पोटेंशियल। पर्सनल ग्रोथ मतलब जहाँ पहले वो क्या था, चार्जमेंट था, अरे अब हम चाहते हैं एडब्ल्यूएम बनना, एडब्ल्यूएम तो चाह रहे हैं कि हम एडब्ल्यूएम बन जाए। ये अभी सेटिस्फाई कभी नहीं होगा आपका, है ना? आप सेक्रेटरी भी बन जाएंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं। अरे मैं बहुत दिनों से एक ही चीज में हूँ, बड़ा ग्रोथ चाह रहा हूँ, विनिंग अचीवमेंट, कुछ हासिल करना चाहता हूँ, है ना? कुछ जीतना हासिल करना चाहता हूँ, अचीवमेंट। हमें हमें भी पता चला अचीवमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इसको और देखते हैं अच्छे से। ये मॉडल का फाइनल स्टेप है। इस नीड्स में पीपल अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और पर्सनल सेटिस्फेक्शन को फील करते हैं। इसमें क्या करते हैं, चैलेंज को स्वीकार करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में या कहीं है चैलेंज को लेते हैं। यानी ऐसा ऐसा भी मैंने भी देखा है कि बहुत सारे जो डिफिकल्ट मैटर है ना, उस पे वो आते हैं आगे। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, इस और इसे हैंडल करता हूँ, इस ये प्रॉब्लम जो आया है उसको मैं हैंडल करता हूँ, है ना? इस तरह के भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठे रहते हैं, हैंडल करते हैं। तो जब वो उसे सॉल्व कर लेता है, तो वो जो उसे एहसास होता है, जो फीलिंग होता है, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो अलग लेवल का है, तो वो सबसे लास्ट है ना? जब आपकी ये सारे नीड पूरी हो गई है, तब आप इन सब के बारे में सोच पाते हैं, है ना? तो यही है मैस्लो का हायरार्की नीड्स। उन्होंने एक ट्रायंगल बना के बताया, ये उन्हीं का शेप है, उन्होंने एक ट्रायंगल बना के बताया। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स 1943 में उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में लिखा। देखिए, 1943 में लिखा है उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में, हायरार्की दिया है, और वो आज भी लागू है। आज भी हम लोग पढ़ते हैं, आज भी स्टडी करते हैं इसके बारे में। समझ रहे हैं कितना स्कॉलर होता है ये सब, यानी कितना स्कॉलर, कितना विद्वान होता है। आज से कितना साल पहले लिखा, और आज भी वो वाइबल है, मतलब, है ना? आज भी वो प्रैक्टिकल में है, वाइबल है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि आउटडेटेड हो गया, अभी भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उनके जो उन्होंने दिया अपना प्रिंसिपल, उनके बारे में अभी भी पढ़ रहे हैं, है ना? तो इस तरह से अगर हम लोग देखें ट्राइंगल में, तो पहला फिजिकली फिजिकल जो फिजिकल नीड आती है, वो हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा नीड्स है ना? हमारा सबसे बड़ा नीड यही है, भोजन, फूड, वाटर। हम लोग इसीलिए काम करते हैं, है ना? हम लोग सबसे पहले इसी के लिए काम करते हैं, इसी फूड के लिए काम करते हैं। अगर ये फूड आप किसी से खत्म कर दीजिए, सपोज कीजिए, आप सोच के देखिए, अगर हमारे पास भूख नहीं होता, है ना, आदमी में, इंसानों में अगर भूख नहीं होता, तो क्या करता, काम करता, है ना? मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम करता बहुत अच्छे से, क्योंकि भूख नहीं है। भूख ऐसा है कि कंजप्शन है, रोज चाहिए उसे, और हर दिन चाहिए, और अलग अलग टाइम पे चाहिए उसे, खाना चाहिए। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा हमारा खर्च इसी में होता है, फूड में होता है। अगर बेसिक नीड है, हमारा बेसिक नीड यही है ना? पहले किसी भी एक सिंपल पर्सन के लिए बेसिक नीड यही है, तो हमारा ये इसलिए ये बड़ा भी है ना? तो इसमें अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा नीड आपका क्या आता है, फिजियोलॉजिकल नीड। देन हम लोग देख लिए, सिक्योरिटी आता है, सेफ्टी, स्टडीज, है ना, आपका जॉब अच्छा से रहे, इंश्योरेंस, ये सब हम लोग देखते हैं जब आपके पास ये सब आ जाता है। तो ये नीड्स इससे थोड़ा छोटा है। देन सोशल नीड, जब ये आपका पूरा हो जाता है तब ये देखते हैं, है ना? देन स्टीम नीड्स, है ना? उसके बाद जब ये सब पूरा हो जाता है तब ये हम लोग देख चुके हैं, इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे लास्ट है, और ये सबसे छोटा आपका नीड है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आए कि सबसे छोटा नीड कौन है, सेल्फ एक्चुअलाइज, सबसे बड़ा नीड कौन है, जो नीड का, ये नीड की थ्योरी किसने दिया?
मैस्लो ने दिया, कब दिया? 1943 में दिया। तो इससे हम लोग क्या समझे, इसको अगर देखें एक नटसेल में, तो इस मॉडल इस मॉडल के अनुसार ह्यूमन बीइंग की फर्स्ट एंड बिग नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड है, और लास्ट नीड क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। समझ गए हम लोग? नीड्स के क्रम में, मतलब जरूरत, नीड, समझ रहे हैं, नीड के क्रम में सेटिस्फाइड होने के बाद नेक्स्ट नीड पर फोकस किया जाता है। जब एक आप नीड्स पूरा हुआ, देन सेकंड नीड्स पे ही आप फोकस करते हैं, है ना? ये तो हम लोग समझ गए हैं कि एक नीड जब पूरा होता है तो देन सेकंड नीड्स पे हम लोग जाते हैं। ठीक है। तो जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाता है, तो वह नीड उस इंडिविजुअल के मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता है। आपका जब एक नीड सेटिस्फाई हो गया ना, तो ये फूड वाला जब नीड सेटिस्फाई हो गया, आपके लिए फिर सब, तब ये ना मोटिवेशन नहीं रहा। आप नौकरी में आ गए, तो नौकरी में जब आ गए आप जॉब में, तो आप जानते हैं कि मुझे हर महीने सैलरी मिलेगा, मुझे फूड वाटर सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए ये मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन फैक्टर ही नहीं है काम करने का। अब आपका काम करने का मोटिवेशन फैक्टर क्या है? ऊपर बढ़ने का, सिक्योरिटी चाहिए, है ना? उसके, तो ये आपका पहला फर्स्ट वाला खत्म हो जाता है। तो जो सेटिस्फाई हो गया, वो आपके लिए अब मोटिवेशन फैक्टर नहीं रहता है, वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से एक और स्कॉलर हैं, हर्जबर्ग। उन्होंने एक मॉडल दिया, है ना? उन्होंने भी मोटिवेशन के बारे में रिसर्च किया, लिखा, और उन्होंने भी मॉडल दिया। उनका है हाइजीन मॉडल। उनके मॉडल का नाम है हाइजीन मॉडल। तो याद रखिएगा, उनके मॉडल का नाम है हाइजीन मॉडल। फ्रेडरिक हर्जबर्ग द्वारा मोटिवेशन के लिए दो फैक्टर्स थ्योरी दिए गए। उन्होंने कितना दिया? टू फैक्टर्स थ्योरी, ये भी याद रखिएगा, सारे सब क्वेश्चन है। तरह के हाइजीन मॉडल किसने दिया, देन की कितने, है ना, थ्योरी फैक्टर दे दिए थे उन्होंने, फैक्टर उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी। फर्स्ट है हाइजीन फैक्टर। वर्क करने के लिए ये बेसिक ह्यूमन नीड, ये फैक्टर्स हैं। इन्होंने कहा, इनके अनुसार, अब मैस्लो को भूल जाइए, मैस्लो वाला छोड़ दीजिए, अब इनके अनुसार क्या है? इन्होंने कहा कि ये जो हाइजीन फैक्टर है, ये एक बेसिक ह्यूमन नीड्स है, ये फैक्टर है। किसके लिए? काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। कोई काम क्यों करता है, उसका मोटिवेशन का ये हाइजीन फैक्टर बेसिक ह्यूमन नीड है। ये फैक्टर लोगों को मोटिवेट नहीं करता है, ये मोटिवेट नहीं करता, लेकिन इसके नहीं मिलने से लोगों में डिससेटिस्फेक्शन होता है। जैसे सैलरी एंड बेनिफिट्स, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसी, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, है ना? इन्होंने बहुत सारे को दो ही फैक्टर में बांटा। जितने सारे आपने ऊपर फैक्टर देखे, आपको लग रहा है कि सारे फैक्टर, है ना, सही है, लेकिन उन सारे फैक्टर को लगभग इन्होंने दो थ्योरी में अपना समेट दिया। उन्होंने पहले में कहा हाइजीन फैक्टर, उसी में उन्होंने सैलरी बेनिफिट्स इन सबको लेते आया, है ना? और कहे कि अगर ये नहीं मिलता है तो आपको सेटिस्फेक्शन, अगर सैलरी आपको टाइम पे ना मिले तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, डिससेटिस्फेक्शन मान लीजिएगा। आपका वर्क कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको वर्किंग कंडीशन अगर सही नहीं है, जहाँ वो वर्क कर रहे हैं वहाँ फैन नहीं है, कूलर नहीं है, गर्मी लग रहा है, हाँ, टेम्परेचर हाई है, तो ये सब वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, तो डिससेटिस्फेक्शन होगा, डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। कंपनी की पॉलिसी सही नहीं है, है ना, अपने एम्प्लॉय के लिए, तब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो उन्होंने एक हाइजीन फैक्टर दिया। सेकंड फैक्टर दिया मोटिवेटर फैक्टर। ऐसे फैक्टर से एक्चुअल में पीपल गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इस फैक्टर के द्वारा एम्प्लॉय अपने टास्क से ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करते हैं, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, जॉब इंटरेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट। तो उन्होंने सारे को सिर्फ दो थ्योरी में किया।
उन्होंने एक कहा हाइजीन फैक्टर है, ये फैक्टर जो है मोटिवेट तो नहीं करता है लोगों को, लेकिन इसके ना मिलने से डिससेटिस्फेक्शन होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि मोटिवेटर फैक्टर और जो फैक्टर है वो मोटिवेट करते हैं, है ना, अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसमें जो एम्प्लॉय हैं अपने टास्क से, उनको जो टास्क दिया जाता है उनमें ग्रोथ करते हैं, उसी से उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम लोग देख चुके हैं पर क्या होता है। तो अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, हमें सम्मान मिले, हमें समाज में पहचान मिले, जॉब में इंटरेस्ट आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एडवांसमेंट आती है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो दो फैक्टर हैं, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर है। तो हाइजीन फैक्टर ऐसा है, सिर्फ याद रखना है इसमें आपको कि ये लोग मोटिवेट तो नहीं करता लेकिन से डिससेटिस्फेक्शन होता है। और एक होता है मोटिवेटर फैक्टर जिससे कि मोटिवेट क्या होता है। इसमें है इसके मतलब इतना छोटा सा मॉडल नहीं है इनका, बहुत बड़ा मॉडल है, लेकिन इतना हमें पढ़ना नहीं है और इतना पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। एक और स्कॉलर आए, वो मैकग्रेगर, है ना। तो मैकग्रेगर की थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है उनकी, है ना। ये क्वेश्चन आया भी गया था एग्जाम में, पूछा भी गया है मैकग्रेगर की थ्योरी के बारे में। मैकग्रेगर द्वारा मैनेजमेंट स्टाइल के लिए दो थ्योरी दिए गए, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, है ना। दो थ्योरी दिए गए, एक्स और वाई थ्योरी दिए गए। थ्योरी एक्स क्या है? इस थ्योरी के अनुसार मैनेजर द्वारा यह माना जाता है कि स्टाफ्स रिस्पॉन्ड्स मेनली टू द रिवार्डिंग कैरेट एंड द डिसिप्लिनरी स्टिक, है ना। इस थ्योरी को अडॉप्ट करने वाले मैनेजर को अपने वर्क फोर्स को, यहाँ पर को होना चाहिए, हिंदी वाले समझे को, है ना, हमेशा अपने से दूर रखते हैं और उससे तभी मिलते हैं जब इम्प्लॉई को ऑर्डर देना होता है या डांटना। रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना, ठीक है। ये एक्चुअल में ये नोट्स हिंदी वाले के लिए है ना, इंग्लिश वाले के लिए तो इसी का इंग्लिश में वर्षन है। तो लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं, कि मैंने कोशिश किया है कि हिंदी को एक्चुअल में ट्रांसलेट करके हिंदी ना किया जाए। ऐसा नहीं कि गूगल में ट्रांसलेट कर दिया और हिंदी बना दिया, ऐसा नहीं किया जाए तो फिर मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का अच्छे से, है ना। क्योंकि आप उससे गूगल ट्रांसलेट हिंदी कैसा होता है जानते हैं ना, उससे ना नहीं पढ़िए। कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आपको जानने पड़ेंगे और वो ज्यादा सही रहेगा, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन भी इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन का जो आप आता है उसको इंग्लिश में पढ़ें, है ना। सोचें आप हिंदी में, आप अपनी भाषा में सोचें जिस भाषा में सोच सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में पढ़ें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि इंग्लिश में थोड़ी क्लियरिटी ही होती है, हिंदी में बहुत डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैक ग्रेगर ने एक्स थ्योरी दिया और वाई थ्योरी दिया, दो थ्योरी दिया, एक्स एंड वाई। तो एक्स थ्योरी में क्या होता है, ये दोनों थ्योरी पर आज स्टॉप कर देंगे। थ्योरी एक्स क्या है? इस थ्योरी के अनुसार मैनेजर द्वारा यह माना जाता है, देखिए क्या चीज का, स्टाफ्स रिस्पॉन्ड्स मेनली टू द रिवॉर्डिंग कैरेट एंड द डिसिप्लिनरी स्टिक। उन्हें इनका मानना है, थ्योरी एक्स के अनुसार मानना है कि स्टाफ जो काम करते हैं या जो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड का मतलब काम करना है, समझिए। कब काम करना है? जब उसे आप कैरेट देते हैं, रिवार्डिंग कैरेट मतलब जब उसको आप रिवॉर्ड देते हैं, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, रैबिट को आपको, जो खरगोश होते हैं उसको आप कैरेट दिखा दीजिए, है ना, गाजर दिखा दीजिए, तुरंत आपके पास आ जाएगा, तुरंत आपके पास रैबिट आ जाएगा। तो वही कहता है कि अगर उसे काम करवाना हो ना तो उसे रिवॉर्ड दीजिए। अगर इससे नहीं हो रहा है तो दूसरा चीज क्या दे रहा है, डिसिप्लिनरी स्टिक, है ना। डंडे से काम करवाए, डंडा मतलब वो मारना तो नहीं, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए उसके खिलाफ, है ना, काम नहीं कर रहा है तो। मतलब मोटिवेशन का कोई स्थान नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं, तुम कौन हम कौन नहीं, तुम आइज हो हम चार्जमैन है, हम तुम जेडल चार्जमैन हो हम जेडब्ल्यूआर में, बस इस रूप में काम करना, है ना। ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं है इसमें, कैरियर्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। ये सिर्फ कहता है स्टाफ तभी काम करता है जब उसको कोई अवार्ड दो या तो एक्शन लो उसके खिलाफ, तभी वो काम करने लगेगा। एक एक्शन दीजिए, एक लेटर दीजिए,
आप देखे होंगे कि ऐसा रहता है ना, मैनेजमेंट में लेटर तो दो तुरंत काम करने लगेगा वो। तो इस थ्योरी को अडॉप्ट करता है, जो अडॉप्ट इस थ्योरी को करता है, इस थ्योरी के बेस पे जो चलता है, तो देखिएगा वो जो मैनेजर्स होते हैं, वर्कफोर्स को या अपने सबॉर्डिनेट को अपने पास से कभी नहीं भटकने देता, अपने पास से हमेशा दूर रखता है ना। मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ, तुम वहां बैठो, ये बैठो, नहीं अपने पास आसपास नहीं रखेगा, ना ही कुछ बताएगा। उससे मतलब बात नहीं करना चाहेगा जिंदगी। कब बात करेगा? जब ऑर्डर देना हो बस, है ना। जब एम्प्लॉय को ऑर्डर देना हो या डांटना हो तभी उसके पास वो जाता है। तो ये थियरी एक्स है। थ्योरी वाई क्या कहता है? इस थ्योरी के अनुसार मैनेजर द्वारा माना जाता है कि स्टाफ के लिए वर्क सेटिस्फेक्शन का सोर्स है ना, और वो हमेशा इसमें बेस्ट एफर्ट लगते हैं। थ्योरी वाई को जो मानता है, जो मैनेजर मानता है, उसका ये सोचना होता है कि स्टाफ भाई वर्क काम करके सेटिस्फेक्शन होता है उसको, उसका वर्क ही है ना उसका सेटिस्फेक्शन का सोर्स है, ये मानता है वो। और वो मानता है कि स्टाफ हमेशा बेस्ट एफर्ट लगाते हैं। इससे मैनेजर द्वारा स्टाफ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जाता है, और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के पहले स्टाफ से फीडबैक लिया जाता है। इस अगर जो थियरी एक्स वाई पर काम करता है, वो मैनेजर ये सोचता है अपने, हमेशा अच्छा सोचता है अपने स्टाफ के बारे में कि वो अच्छा काम करता है, सभी स्टाफ अच्छे काम करते हैं और बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, है ना, बेस्ट एफर्ट लगाते हैं। और इसलिए वो क्या करता है, जब भी कोई डिसीजन लेता है उसमें सबको शामिल करता है। सपोज कीजिए कि आपके एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ कंपोनेंट्स बनता है, 5 कंपोनेंट्स बनता है, लेकिन अभी बहुत अर्जेंसी है, 6 कंपोनेंट्स बनाना है, 7 कंपोनेंट्स बनाना है एक दिन में। तब क्या करना है? कुछ लोग आएंगे, कुछ ऐसे मैनेजर होंगे जो आएंगे, एक लेटर लेके आएंगे, आज से 6 कंपोनेंट्स बनेगा, ऑर्डर दे दिया, सारे को चला गया। ठीक है। वो एक्स थ्योरी वाले हैं मैनेजर्स। वाई थ्योरी वाले मैनेजर्स क्या आएंगे, आएंगे आपसे बातें करेंगे, आपको बुला के हो सकता है आपसे मीटिंग करेंगे कि देखिए हम लोग 5 बनाते थे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी अर्जेंसी है, ये अर्जेंसी आपकी फैक्ट्री के लिए है, और आप इसमें देंगे, हेल्प करेंगे तो फैक्ट्री के लिए अच्छा होगा, अल्टीमेटली आपके लिए भी अच्छा होगा, हम सब के लिए अच्छा होगा। तो हम लोग मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि आज से 7 कंपोनेंट्स हम लोग बनाएंगे। क्या आप लोग एग्री करते हैं? तो इस तरह से अगर बिहेवियर किया जाए तो ये इम्प्लॉय तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं 7 बनाएंगे। ठीक है। तो वो क्या करता है, डिसीजन में शामिल करता है उसे, उसका फीडबैक भी लेता है स्टाफ, उससे पूछता भी है, फीडबैक लेता है। ये थियरी वाई के अनुसार, जो थियरी वाई पर फॉलो करता है। ठीक है। और इसी दोनों को मिलाकर एक थियरी जेड बनाए। तो आज टाइम हो गया है, नार हो गया है, क्लास में हो जाएगा, यही करेंगे देते हैं। ठीक है। ओके, क्लास को एंड करते हैं यहीं पर।